वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम ग्रामर में बात कर रहे हैं यण संधि की। इससे पहले हम संधि के प्रकार के बारे में अभ्यास किया था। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार जो संधि के हमारे अभ्यासक्रम में आ रहे हैं, उनमें से हमने सबसे पहले हमारे अभ्यासक्रम में सिर्फ स्वर संधि का ही अभ्यास आ रहा है, तो उसके बारे में हमने देखा था कि स्वर संधि किसको कहते हैं और स्वर संधि के भी प्रकार देखे थे हमने। तो स्वर संधि जो है उसका पहला प्रकार था दीर्घ संधि। तो हमने दीर्घ संधि के चारों नियम हमने सीख लिए थे। अ प्लस अ, ई प्लस ई, उ प्लस उ और रू प्लस रू और लू प्लस लू। तो ये चारों के चारों जो नियम थे हमारे, वो उसके बारे में हमने देखा था, उस नियम को हमने समझा था और उसके उदाहरण भी हमने किए थे। तो आप लोगों को सबको मैंने ग्रामर की बुक में लिखने के लिए इसके उदाहरण दिए थे। आशा करती हूँ कि वो सब आप लोगों ने उदाहरण लिख दिए होंगे। लिख दिए हैं ना? वेरी गुड। तो ये हमारे थे दीर्घ संधि के उदाहरण। तो ये दीर्घ संधि तो हमने सीख ली। तो आज हम बात करेंगे यण संधि की। ये दूसरा प्रकार है यण संधि। तो चलो इसके बारे में हम आज देखते हैं कि यण संधि क्या है और इसका नियम क्या है। तो सबसे पहले यण संधि का जो व्याख्या है, डेफिनेशन है, वो इस तरह है कि ई, उ, रू और लू वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वर वर्णः भवति चेत ई, उ, रू, लू इत्येषां स्थाने क्रमशः य, व, र, ल आदेश भवति। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात कि जो ये उ, ई, उ, रू और लू, ये जो 4 स्वर है, वो उसके बाद पश्चात यानी उसके बाद भिन्न स्वर वर्णः यानी कि भिन्न यानी अलग, स्वर यानी ये स्वर जो होते अ, आ, ई, वो, भवति यानी होते हैं। ये जो 4 हमारे स्वर है, उसके बाद यानी प्लस के बाद जो स्वर होते हैं वो भिन्न होते हैं यानी अलग होते हैं। ये चारों में से कोई नहीं होता है। तो चेत यानी तब ई, उ, रू, लू इत्येषां स्थाने यानी इसके स्थान पर, ये चारों जो स्वर है उसके स्थान पर क्रमशः यानी कि क्रम में य, व, र, ल यानी कि ये य, व, र, ल आदेश भवति यानी आदेश होता है। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पे देखो कि अगर ये ई है, ये ई, फिर ये उ, फिर ये रू और ये लू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चारों स्वर मैंने लिख दिए हैं। ये नियम समझा रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना। ये ई है, उसके स्थान पर य आएगा। क्या आएगा? य। ये उ है, उसके स्थान पर आएगा व। क्या आएगा? व। और लू है, उसके स्थान पर आएगा र। और ये लू जो है उसके स्थान पर आएगा ल। समझ गए? तो ये 4 नियम हैं। पहला ई वाला, फिर उ वाला और रू वाला और लू वाला। ये 4 नियम है। मैंने आप लोगों को शॉर्ट में ऐसे समझा दिया है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यण संधि में 4 नियम है। ई, उ, रू, लू और उसके स्थान पर य, व, र, ल। इसके स्थान पर ये तो आएंगे, पर जब प्लस के सामने कोई स्वर होगा तो इनमें से इसका सेम स्वर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ देखो आप लोग कि ये ई है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे रही हूँ कि यदि प्लस अपी, देखो आप लोग ये उदाहरण में क्या है, तो यदि प्लस अपी है, उनमें यदि, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग? ई देख रहे हो? हाँ, वेरी गुड। ये ई कोई भी हो सकता है,
ह्रस्व या दीर्घ कोई भी ई हो सकता है, पर प्लस के बाद में यहाँ पे क्या बोला है, इसका नियम क्या है कि प्लस के बाद में ई नहीं होगा, ई के अलावा कोई भी स्वर होगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस के बाद में यहाँ पे कौन सा स्वर है, अ है। कौन सा स्वर है, अ है। यहाँ पे ई नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप पहचान पाओगे कि अगर यहाँ पे ई है पर यहाँ पे ई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये यण संधि का पहला नियम है। तो यहाँ पे अ है, तो हमें यहाँ पे इसकी जगह पर क्या लगाना है, य, क्योंकि यहाँ पे ई है इसीलिए। तो य आ गया, ठीक है। यहाँ पे ई है और यहाँ पे अ है, इसीलिए यण संधि का पहला नियम लगेगा कि ई की जगह य लगेगा। समझ में आ रहा है? चलो अब इसका आंसर हम देखते हैं कि कैसे होगा। य का य तो रख ही देंगे पहले ही, क्योंकि यदि है इसीलिए। और यहाँ पे जो द है, यहाँ पे जो द दिख रहा है आपको, उसका हम अगर द में से ये दी दिख रहा है आपको, इनमें से ये ई तो निकल जाएगा, यानी कि द आधा रह जाएगा। क्या हो जाएगा, द आधा हो जाएगा। इनमें से हमने ई निकाल दिया, इसीलिए द क्या हो गया, आधा हो गया। यानी कि अब वो पूरा नहीं रहा। और अब इसकी जगह हमें य भी लगाना है, ठीक है। तो ये द तो है ही आधा, इनमें य लगेगा, यानी कि य भी आधा है। तो द आधा और य आधा, ये दोनों को मिलाएंगे तो ऐसा होगा द्य। विद्यालय हम लिखते हैं तब इनमें ऐसा लिखते हैं ना हम। वेरी गुड। द और य मिलता है तब ऐसा द्य होता है, द और य, तो ऐसा हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे यद्य। इनमें द भी आ गया और य भी आ गया, ये य भी आ गया और यहाँ पे द है था आधा, वो भी ले लिया, ये ई निकल गया है, ठीक है। फिर ये अ, वो भी निकल गया, क्योंकि ये दोनों की जगह हमने ये लिया है। और यहाँ पे अ, इनमें स्वर आ गया है। फिर ये पी, यद्यपि, ये इसका आंसर। समझ गए? तो आप लोगों को अब सबसे पहले क्या करना है, अपनी बुक में यण संधि लिख देना है। फिर नियम 1 करके आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो लिखा है ई प्लस ई, यानी कि ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उनसे कोई आपको मतलब होता नहीं है। ये कोई भी हो, आगे प्लस के आगे कोई भी ई हो, ई ही स्वर होना चाहिए। और प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो ई के अलावा, तो आपको यहाँ पे य लिखना है। तो ऐसा आप लिख दोगे। फिर ये बॉक्स बना कर ऐसा लिख दोगे, यानी कि शॉर्ट में आप लोग समझ गए। फिर उदाहरण में मैंने यहाँ पे लिखा है, वो भी आप लोग ऐसे लिखोगे, ठीक है। अभी ये नियम को समझने के लिए दूसरे उदाहरण हम देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए और आपको समझ में आ जाए और याद भी रह जाए। चलो यहाँ पे दूसरा उदाहरण मैं लिख रही हूँ आपका, यही नियम का दूसरा उदाहरण है कि देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दूसरा मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है अति प्लस अधिक। तो यहाँ पे कौन सा स्वर है, चलो बताओ आप लोग। हाँ वेरी गुड, ई है। यहाँ पे अगर दीर्घ ई होता तो भी चलता, ठीक है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ई होना चाहिए। और प्लस के बाद में यहाँ पे ई दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। कौन सा स्वर दिख रहा है आपको, अ, वेरी गुड। तो ये अ और ई, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, य, क्योंकि यण संधि है। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे आप याद रख सकते हो कि यण संधि है, इसीलिए ई की जगह य लगता है, ठीक है। चलो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, अ का अ लिख दूँ। फिर आपको पता है कि ये त तो आधा हो गया, क्योंकि इनमें से ई निकल जाता है। फिर ये अ है, तो अ यहाँ पे त में मिलेगा तो पूरा हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। तो क्या करेंगे, मैं क्या करूँ, ये त हो गया, पर त आधा है और य भी आधा है। तो सबसे पहले मुझे त के साथ य को जोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे होगा। ये त है वो तो आधा हो गया,
पर ये य भी आधा है, तो त और य को मैंने जोड़ दिया। फिर यहाँ पे अ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे य ही रखा। अगर यहाँ पे आ होता तो मैं यहाँ पे या कर देती। ठीक है, यहाँ पे जो स्वर है उसको यहाँ पे मात्रा के रूप में लगा देना है। य में क्या करना है, यहाँ पे प्लस के बाद में जो भी स्वर हो उसको य में मात्रा के रूप में लगा देना है। समझ गए? अब यहाँ पे अ तो मैंने यहाँ पे आ गया य में। फिर पीछे क्या बचा, अधिक, अत्यधिक, ये इसका आंसर हुआ। समझ गए? चलो और उदाहरण एक तीसरा मैं समझाती हूँ आपको। इति प्लस आदि। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है इति प्लस आदि। तो यहाँ पे कौन सा स्वर है? वेरी गुड, ई है, हाँ है, ये ई है। फिर यहाँ पे कौन सा है स्वर? आ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, य को लूँगी, हाँ, और यहाँ पे आ है, इसीलिए मुझे यहाँ पे य में मात्रा के रूप में लगाना पड़ेगा आ स्वर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। चलो बताओ क्या लिखूँ? सबसे पहले ई लिख दूँ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ई है। फिर ये त में से ई निकल जाता है, इसीलिए त क्या हो गया? आधा हो गया, आधा। फिर ये य लेना पड़ेगा, आधा है इसीलिए, हाँ, ले लिया। पर यहाँ पे जो आ है उसको मैं यहाँ पे मात्रा के रूप में लगा दूँगी, आ स्वर है इसीलिए। तो इत्या कर दिया, आ या आ गया, यानी कि आ गया। फिर ये दी, इत्यादि। समझ गए? अब इतने नियम, इतने उदाहरण में से आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो उसको मात्रा के रूप में य में लगा देना है। समझ गए? यहाँ पे आ था इसीलिए मैंने यहाँ पे या कर दिया। अगर यहाँ पे ए होता तो मैं यहाँ पे एक मात्रा के रूप में ये कर देती। ठीक है, अगर यहाँ पे ओ होता तो मैं यहाँ पे यो कर देती। समझ गए ना? चलो और एक उदाहरण समझा देती हूँ। अति प्लस आचारः, कौन सा स्वर है? ई। वेरी गुड। यहाँ पे आ, क्या लगाऊं इसकी जगह? ई की जगह य। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बोलो आप लोग खुद। हाँ, अ का अ लिख दूं, फिर टी में से मैंने ई निकाल दिया, इसीलिए त क्या हो जाएगा? आधा। फिर य को लगाना पड़ेगा, य भी आधा है, पर य में पीछे वाला स्वर लगेगा इसीलिए आधा रहेगा नहीं। यहाँ पे आ है इसीलिए आ की मात्रा के रूप में मैंने या में लगा दिया, इत्या कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो स्वर था वो यहाँ पे आ गया मात्रा के रूप में। फिर चार, चार, अत्याचार हो गया। चलो और एक नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5वां उदाहरण मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे मुनि प्लस ओ। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्वर है? ई। वेरी गुड। अगर यहाँ पे दीर्घ ई होता तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं, वही नियम होता। फिर यहाँ पे कौन सा स्वर है आपको दिखाई दे रहा है? ओ। वेरी गुड। अब नियम के अनुसार यहाँ पे ई है इसीलिए य होगा, ई की जगह क्या होगा? य होगा। ठीक है, अब आंसर लिखूँ मैं, क्या लिखूँ? सबसे पहले बताओ। हाँ, मुँह का मुँह लिख दूँ, लिख दिया। फिर न में से ई निकल जाएगा तो क्या हुआ? न आधा हो गया ना? हाँ, न आधा हो गया। अब यहाँ पे तो एक ही है स्वर ओ। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो स्वर है उसको य में मात्रा के रूप में लगा देना है।
यानी कि य मैंने लिख दिया और य में मैंने मात्रा के रूप में ओ को लगा दूंगी, मुन्योहो। हो गया ये आंसर, मुन्योहो। समझ में आया ना? वेरी गुड। तो चलो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 5 से 6 उदाहरण समझाए, 5 उदाहरण समझाए। उसके ऊपर से आपको अब इस नियम के और भी उदाहरण दे रही हूँ जो आपको खुद करने हैं। यानी कि आप अपनी बुक में जो है ये 5 तो उदाहरण लिखोगे ही जो मैंने अभी समझाए, पर 6 नंबर देकर मैं यहाँ पे जो आपको दे रही हूँ वो 6 नंबर डालकर 6, 7, 8, 9 ऐसे नंबर डालकर आप खुद भी उसको करोगे। इसी नियम के उदाहरण दे रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ। चलो 6 में लिखो नदी प्लस अर्पणः, 7 वाला लिखो देवी प्लस आगमन, फिर 8 नंबर देकर लिखो नदी प्लस आगमन, 9 नंबर दो और लिखो इति प्लस अन्योहो, और 10 नंबर देकर लिखो और 10वां है देवी प्लस अर्पणः। तो ये आपको खुद करने हैं। इसके कैसे करोगे, मैंने यहाँ पे जैसे समझाया आप लोगों को, ऐसे लाइन ड्रॉ करके वैसे ही आपको करना है। ये पूरा का पूरा ऐसे करना है एरो दिखा कर, ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, डायरेक्टली आंसर मत लिखना। चलो अब नियम 2 की बात करते हैं। यही संधि है यण संधि ही, पर उसका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम हमने आगे देखा था कि दूसरा नियम ऊ वाला है। क्या है? ऊ वाला। तो चलो इसका नियम हम लिख रहे हैं यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा नियम क्या है। तो ऊ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, पर प्लस के बाद में आपको कहीं पे भी ऊ नहीं दिखेगा। ऊ के अलावा कोई भी स्वर हो, सेम आप लोगों को पहला नियम आपको याद करना है कि यहाँ पे क्या था, प्लस के पहले ई था और प्लस के बाद में ई के अलावा कोई भी स्वर हो तो यण संधि के नियम के अनुसार य लगता था। पर ये नियम 2 है, यानी कि दूसरा नियम है, उनमें क्या है, तो ऊ ह्रस्व हो या दीर्घ हो प्लस के पहले, पर प्लस के बाद में ऊ के अलावा कोई भी स्वर हो तो उसकी जगह लगेगा व। क्या लगेगा? व। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण के द्वारा ये नियम समझते हैं। चलो फर्स्ट मैं उदाहरण यहाँ आपको दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मधु प्लस अरिही। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मधु मैंने लिखा है, तो यहाँ पे आप कौन सा स्वर दिख रहे हैं? आपको कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है? ऊ। ठीक है, अगर मधु ये ह्रस्व है, इसकी जगह अगर दीर्घ होता तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि नियम हमें पता है कि ह्रस्व और दीर्घ कोई भी हो, पर प्लस के बाद में ये ऊ नहीं होना चाहिए, वरना कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी, जो हमने पहले सीखी थी, है ना। क्योंकि ऊ प्लस ऊ यानी कि दीर्घ ऊ, ये नियम कौन सा था? तो दीर्घ ऊ का था, दीर्घ संधि का था। तो अभी हमारे यहाँ पे नियम 2 में देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊ है, पर प्लस के बाद में ऊ नहीं है, पर क्या है? अ है। अ है, तो इसकी जगह नियम के अनुसार क्या लगेगा? व। ठीक है, व लगा दिया। क्या लगा दिया? व। वहाँ पे पहले नियम में ई और कोई भी स्वर हो तो य लगाते थे, यहाँ पे ऊ है और कोई भी स्वर है तो व लगाते हैं। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? मधु है तो म लिखना पड़ेगा। फिर ध में से मैंने ऊ तो निकाल दिया नियम के अनुसार, ठीक है, उसकी जगह मैंने व ले लिया। पर
मैंने व भी आधा है और द भी आधा हो गया, तो मैं पहले सबसे पहले द को आधा लूँगी। द को आधा कर दिया मैंने, ठीक है। फिर व लिया। अब यहाँ पे प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो, उसको उस स्वर को हमें व में मात्रा के रूप में लगा देना है, जैसे हम य में करते थे, ई वाले नियम में करते थे ना, कि यहाँ पे य हो, उसको हम यहाँ पे जो भी स्वर हो उसको य में मात्रा के रूप में लगा देते थे। वैसे ही यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे प्लस के बाद में कोई भी स्वर हो उसको मात्रा के रूप में कहाँ लगाना है, तो व में, ठीक है। तो यहाँ पे अ है, इसीलिए यहाँ पे व ही रहेगा। व में अ आ गया, मध्व, ये द आधा है, ओके। और यहाँ पे पीछे क्या बचा, री, मध्वरी ही, ये इसका आंसर हुआ। समझ में आ गया, हो गया। चलो दूसरा उदाहरण समझाती हूँ ताकि और समझ में आ जाए आपको। दूसरा है उदाहरण, वधु प्लस आगमन। यहाँ पे दूसरा उदाहरण है वधु प्लस आगमन। यहाँ पे कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, उ। और कौन सा उ है, ह्रस्व या दीर्घ, वेरी गुड, दीर्घ है। मैं यहाँ पे दीर्घ लिख रही हूँ, ठीक है। उनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो। यहाँ पे कौन सा स्वर है, आ है, ठीक है। तो अब उ और आ दोनों की जगह पे व लगेगा, नियम के अनुसार। क्या लगा दिया, व, ठीक है। अब इसका आंसर मैं लिखूं, क्या लिखूं, वधु है तो सबसे पहले मैं व लिख दूं, फिर ध है, उनमें से उ तो निकल गया, तो ध क्या हुआ, आधा। ध है वो आधा कर दिया, फिर व को लगा दिया मैंने, व लगा दिया। अब व में मैं प्लस के बाद में जो भी स्वर है उसको मात्रा के रूप में यहाँ पे व में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, आ स्वर है, तो लगा दिया मैंने मात्रा के रूप में आ। वध्वा, वा बोलते हैं तब आ स्वर होता है ना, वध्वा। फिर पीछे क्या है, वही का वही लिख दूंगी, गमनम, वध्वा गमनम, ठीक है। समझ में आया। चलो तीसरा उदाहरण सीखते हैं, मनु प्लस अयः। अब ये तीसरा उदाहरण में आप देखो, यहाँ पे क्या है, उ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व, ठीक है। प्लस के बाद में अ है, नियम के अनुसार क्या आएगा, उ की जगह व, ठीक है। चलो आंसर लिखवा हुआ आप लोग बोलोगे, हाँ, म का म लिखूं, न में से उ निकल जाएगा, यानी न आधा हो गया। फिर व को मैं लिख दूंगी, मन व लिख दिया। फिर अ, यहाँ पे कौन सा स्वर है, अ, यानी कि व में अ तो आ गया, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई दूसरी मात्रा लगाऊंगी नहीं, क्योंकि व बोलते तब अ इसके साथ आ जाता है, यानी कि अ इसमें हो गया। फिर ये पीछे क्या बचा, यह लिख दिया, मनव यह, इसका आंसर हुआ, ठीक है। अभी एक उदाहरण समझ लेते हैं, सु प्लस आगतः। चलो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सु प्लस आगतः, तो यहाँ पे कौन सा है, हाँ, उ है, उ स्वर है ना। फिर यहाँ पे आ स्वर है, ठीक है। नियम के अनुसार उ और आ में दोनों की जगह व लगा दिया मैंने, नियम के अनुसार, हाँ लगा दिया। अब आंसर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि स है, स में से सु है, सु में से उ निकल गया, यहाँ पे मैंने निकाल दिया ना अलग से, यानी कि स क्या हुआ, आधा, स आधा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला ही था कि व लगाना है, तो मैंने व भी लगा दिया।
फिर यहाँ पे प्लस के बाद में जो भी स्वर हो उसको मात्रा के रूप में मैं व में लगाऊंगी। तो यहाँ पे कौन सा स्वर है? आ है, तो मैंने वा कर दिया। व में ही इसका स्वर मात्रा के रूप में लगाना होता है, तो मैंने वा कर दिया। फिर गत, स्वागत, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये सेकंड नियम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया ना? हाँ, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये चारों के चारों जो नियम, ये सेकंड नियम जो है उसके चारों के चारों उदाहरण यहाँ पे मैंने दिखाए और समझाए। पहला मधु प्लस अरि, दूसरा वधु प्लस आगमन, तीसरा मनु प्लस अय और चौथा सु प्लस आगत। तो ये चारों के चारों भी आप लोगों को उदाहरण अपनी बुक में लिखना है। ऊपर क्या लिखना है? नियम 2। ऊपर नियम 2 करके आपको ऐसा कि लिखना है उसका नियम, और फिर ऐसे उसके उदाहरण भी लिखने हैं चारों के चारों। और मैं आप लोगों को खुद अब आपकी प्रैक्टिस के लिए और यहाँ पे 4 लिख रही हूँ उदाहरण, वो आपको खुद को करना है ताकि आपको आ जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ लिखते जाओ आप। 5 वाला गुरु प्लस ओहो। 6 वाला लिखो एतेषु प्लस एव। 7 में लिखो गुरु प्लस आकृति ही और 8 में लिखो तेषु प्लस एव। ठीक है, ये आपको खुद करना है इसका। तो ये जब हो जाए आपके 4, ये मैंने आपको जो दिखाया वीडियो में वो हो जाए, उसके बाद आपको तुरंत ही नीचे से ही 5 नंबर देना है और इसका करना है खुद। कैसे करोगे? जैसे मैंने यहाँ पे एरो खींचकर लाइन बनाकर ऐसे दिखाए है, वैसे ही आप लोग भी करोगे खुद। ठीक है, तो चलो ये नियम 2 तक हम इस पीरियड में रखते हैं। इसका नियम 3 भी है और 4 भी है जो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। यहाँ पे रू और लू, ये 2 नियम हमारे बाकी है, तो ये 2 नियम जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे। ये भी इसी तरह बहुत सरल ही है। ठीक है, तो आज हम इस पीरियड में यहाँ तक रखते हैं। तो आपको क्या क्या करना है, जो मैंने वीडियो में आपको ऐसे फर्स्ट से लेकर उदाहरण ये सारे समझाए हैं, ये सारे, और ये भी आपको करने हैं। फर्स्ट नियम के जो मैंने आपको दिए हैं वो, सेकंड नियम यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका भी यहाँ तक ऐसे लिखना है उदाहरण, और ये होमवर्क मैं आपको जो खुद की प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ वो भी करना है। तो आज का आपको ये होमवर्क रहेगा, और इसके साथ मैं इसकी फ़ोटो भी भेज रही हूँ ताकि आपको वीडियो में अगर जल्दी से आप लिख ना पाओ तो आप फ़ोटो में से देखकर भी अच्छी राइटिंग में बिना गलती के लिख पाओ। ठीक है, थैंक यू।